हकीमों ने गधे के जिस्म से मर्दों के लिए ऐसी कौन सी दवाई तैयार की है जिसकी कीमत लाखों में है। टेक्नोलॉजी की दुनिया में बहुत तरक्की हो गई है। नित नई किस्म की अद्वियात तैयार की जाती हैं और ऐसी ऐसी बीमारियों के लिए दवा तैयार कर ली गई है जो पहले लाइलाज करार दी जा चुकी थी। इस हिसाब से आज का इंसान बहुत फायदे में है। मेरी शादी हुई तो शादी की रात शौहर कमरे में ना आए। मैं बड़ी परेशान हो गई कि पता नहीं मेरा शौहर कहाँ है, कब आएगा। घंटे पर घंटा गुजर रहा था मगर शौहर का कुछ पता न था। जाने कहाँ था, रात के 3 बज गए और शौहर 3 बजे के बाद जाकर कमरे में आया तो मेरा मूड सब खराब हो चुका था। इतने इंतजार के बाद उसका आना हुआ था। मैं ऐसी ही थी, जो मेरे दिल में होता वही मेरे चेहरे पर नजर आ जाता। शौहर आया तो मैंने उससे मुंह फेर लिया। उसका देर से आना मुझे बिल्कुल पसंद ना आया था। शादी की जब पहली रात शायद कोई लड़की इस तरह हरकत करती हो, लेकिन मैं अपनी फितरत से मजबूर थी, इसीलिए अपनी नाराजगी का इजहार कर बैठी थी। मेरे शौहर ने आकर मेरी शक्ल देखी तो वो समझ गया कि मैं उससे नाराज हूँ। कहने लगा, मेरा काम ऐसा ही है कि दिन तो दिन रात को भी काम करना पड़ता है, इसीलिए तुम बात को समझने की कोशिश करो। अब तुम्हें मेरे साथ इसी तरह जिंदगी गुजारनी है। देरी वगैरह हो जाया करेगी और ये बात मामूल में शामिल रहेगी। मैंने उससे पूछा कि आखिर ऐसा भी कौन सा काम करते हैं जो आप दिन रात लगे रहते हैं, शादी की पहली रात भी इस काम में लगे रहे। ये सवाल मैंने शादी से पहले कई दफा अपनी अम्मा से भी किया था, लेकिन अम्मा ने कहा था बस लड़के का अपना फार्म है। ये सुनकर मैं खामोश हो गई थी। मुझे लगा कुछ जानवर पाले हुए होंगे, इन्हीं की देखभाल करते होंगे। लेकिन अब जब मेरे शौहर ने कहा कि इसे रात को भी काम पर जाना पड़ता है तो मैं बड़ी हैरान हुई और मैंने पूछा कि अगर फार्म पर रात को आपका क्या काम, जानवर तो सो जाते होंगे, तब कौन सा काम करना होता है वहाँ रुक के। मेरा शौहर हंसकर कहने लगा कि हाँ, जानवर तो सो जाते हैं लेकिन रात के वक्त हम जानवरों की सप्लाई करते हैं। सप्लाई का काम तकरीबन सारे रात के वक्त ही निपटाना पड़ता है, बस इसीलिए कुछ काम देखना पड़ता है और काम तो काम होता है, हर हाल में करना होता है। हमारी कोई छुट्टी नहीं होती, काम काम और बस काम ही होता है। शौहर की बात सुनकर मैं खामोश हो गई। महंगाई का दौर था और उस वक्त तो नौकरी और काम इंसान के लिए हद से ज्यादा जरूरी हो चुका है। मेरे अब्बा भी अपनी नौकरी पे यही कहकर कोई छुट्टी नहीं करते थे कि अगर नौकरी चली गई तो क्या होगा। मेरे शौहर भी अपनी जगह ठीक ही कह रहे थे। खैर, शादी की रात मेरे शौहर ने मेरे साथ बहुत अच्छी तरह गुजारी, मोहब्बत भरी बातें भी की और मुझे अपने होने का एहसास भी दिलाया। मगर मेरी नाराजगी दूर हो गई। मैं खुश थी कि बैठी बिठाई मुझे इतना अच्छा रिश्ता मिल गया है। मेरे शौहर में कोई कमी नहीं थी, अच्छा भला था, घर बार भी काफी बड़ा था, हर तरफ से खुशहाली थी। शादी के अगले दिन मैं रस्म के मुताबिक वापस अपने घर गई तो मेरी फुप्पो आई हुई थी। मुझे देखकर हंसी और कहने लगी, तुम्हारी माँ भी तुम्हारे लिए क्या लड़का चुनकर आई है। क्या ही कहने, हम तो शादी से पहले पूछते ही रहे लड़का क्या करता है, क्या कमाता है। तुम्हारी माँ ने मुंह ना खोला। वो तो शादी के दिन हमें पता चला कि तुम्हारा शौहर क्या काम करता है। तुम्हारी माँ ने तो बताना भी गवारा न किया। पप्पो की बात सुनकर मैं हैरान हुई और कहा, ऐसी भी क्या बात है, मेरे शौहर का अपना फार्म है, पैसे वाले हैं, आप ऐसे क्यों कह रही हैं। अम्मा ने आपको ये बात पहले बता दी थी, छुपाने वाली तो कोई बात नहीं है जो आप इस तरह कह रही हैं। मेरी बात सुनकर पप्पो का कहका बुलंद हुआ और कहने लगी, तुम्हें पता भी है तुम्हारे शौहर का किस चीज का फार्म है, बताया नहीं उसने तुम्हें। पप्पो की बात सुनकर मैं चौंकी और मैंने कहा, पप्पो, फार्म जानवरों का ही होता है, गाय वगैरह ही पाली होंगी और क्या हो सकता है। अच्छा काम है, अपना कारोबार है, घर बड़ा है, खाते पीते लोग हैं, मुझे तो कोई परेशानी नहीं हुई। ये भी एक अच्छा कारोबार ही है, मुझे तो कोई कबाहत नजर नहीं आती। पप्पो कहने लगी, चलो जब तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता तो फिर हम बोलने वाले कौन होते हैं, वरना तुम्हारी माँ ने तो हमारे खानदान की नाक ही कटवा दी है, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। ऐसा दामाद भी भला कोई तलाश करता है क्या। ऐसा दामाद तो आज तक हमारे खानदान में ना आया और ना ही आ सकता है। कम से कम इंसान जात पात और लड़के का काम तो देखता ही है। तुम्हारी माँ ने तो बस आंखें बंद करके तुम्हें रुखसत कर दिया, ना खानदान का सोचा और ना ही तुम्हारी अपनी इज्जत का। ये कहकर फुप्पो चली गई तो मैंने अम्मा की तरफ देखा। अम्मा मुझसे नजरें चुराती कामों में मसरूफ हो गई और ये बात कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में बैठ गई कि कोई तो बात ऐसी है जिसका मुझे इल्म नहीं है। इस सब में मेरी इज्जत की बात कैसे आ गई। मैं अम्मा के पीछे बावर्ची खाने में पहुंची और अम्मा से कहा, ये फुप्पो क्या कह रही थी, शहजाद का किस चीज का फार्म है जो फुप्पो की नाक कट गई है और बात मेरी इज्जत पर आ गई है। इतने अच्छे तो लोग हैं, पता नहीं फुप्पो को हर बात में क्या परेशानी लग जाती है, हर चीज में कीड़े निकालने होते हैं। जब से अब्बा का इंतकाल हुआ है तब से तो फुप्पो की जुबान को लगाम ही नहीं रही। मुझे फुप्पो पर भी बहुत गुस्सा था कि उन्होंने ऐसी बातें की क्यों और अपने शौहर शहजाद को काम को जानने का तजस्सुस भी हो गया। क्या मुझसे कुछ छुपाया गया था। अम्मा ने मोहब्बत से मेरे सर पर हाथ रखा और कहने लगी, फुप्पो की बातों को ज्यादा दिल पर लेने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारी फुप्पो इतनी ही तुम्हारी सगी होती तो अपने बेटे का रिश्ता ले आती। इस वक्त तुम्हारी फुप्पो को ना ही हमारा खानदान याद आया था और ना ही हमारा एहसास था। अब जब तुम अच्छे लोगों में चली गई हो तो उन्हें बस बातें बनाने के लिए मौका मिल गया। बस जलन और हसद के मारे ऐसी बातें बना रही है तो फुप्पो की बातों को ज्यादा मत सोचो और अपने शौहर के घर में एक अच्छी जिंदगी गुजारो, लोगों की बातों पर कान ना करो। अम्मा ने घुमा फिराकर मेरी बात पर जवाब दिया और मैं भी इनकी बातों में आ गई। मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे लोग हैं, सब मेरा ख्याल रख रहे थे। शहजाद ने भी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं छोड़ी थी, इसलिए मुझे यकीन हो गया कि पप्पो को मुझसे हसद हो गया। वो तो समझती थी कि हम सारी जिंदगी बस ऐसे ही गुजार दें, न कभी हमारे साथ कुछ अच्छा होगा और न कभी हमारे हालात बदलेंगे। वो तो यही आस उम्मीद लिए बैठी। अब जबकि मेरी शादी धूमधाम से शहजाद के साथ हुई तो शायद यही बात उन्हें हजम न हुई और बातें बनाना शुरू कर दी। किसी तरह तो उन्हें अपने अंदर के बोझ को निकालना ही था। हमारी शादी को 15 दिन हो गए थे। इन 15 दिनों में मैंने देखा था कि मेरे शौहर शहजाद अपने काम को लेकर बहुत मेहनत करते थे। सुबह होते ही घर से निकल जाते और अक्सर रातों को भी घर से बाहर होते थे। अपने काम से बहुत हद तक मानूस थे।
मेरे पूछने पर कहते हैं कि फार्म का काम ही ऐसा है, बहुत ख्याल रखना पड़ता है, ज़रा सी गलती से सारे जानवरों को नुकसान पहुंच सकता है और बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए पहले ही बहुत एहतियात से चलते हैं ताकि बाद में नुकसान से बचा जा सके। और फिर एक दिन मेरे शौहर कहने लगे, मुझे शेखुपुरा जाना है। मैंने हैरत से कहा, शेखुपुरा वहाँ कौन है? कहने लगे, बस फार्म के सिलसिले में जाना है, वहाँ कुछ माल सप्लाई करना है। मैंने कहा, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। तो कहने लगे, तुम्हारा क्या काम है? मैं वहाँ अपने काम के सिलसिले में जा रहा हूँ, बस वहाँ अच्छे दाम मिल रहे हैं, बस जाकर अपना माल फरोख्त करना है और वापसी करनी है। ये सुनकर मैं एक दफा फिर अपना मुंह बना चुकी थी और नाराज होकर बैठ गई। मुझे उनकी ये बात सख्त नामाकूल लगी थी। ले जाते साथ तो क्या ही हो जाता। शहजाद कहने लगे, रानी इसमें नाराज होने की क्या बात? ये मेरा काम है, मैं घूमने नहीं जा रहा हूँ। शेखुपुरा से वापस आऊँगा तो तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊँ, तब हम सिर्फ घूमने जाएंगे। ये तो कारोबारी सफर है, लेकिन मैं न मानी और मैंने रात का खाना भी नहीं खाया। मेरी सास को भी ये बात पता चली तो भी कमरे में आ गई मुझे समझाने लगी कि रानी, काम के मामले में ऐसा करोगी तो नुकसान उठाओगी। मेरे बेटे के काम से ही ये घर चलता है, इसमें कोई खलल नहीं डालो तो ही बेहतर है। मैंने अपनी सास से कहा, अम्मा मैं कौन सा काम में खलल डाल रही हूँ, बस साथ चलने की ही तो बात कर रही हूँ, इसमें क्या बुराई है। पूरा एक दिन मैंने मुंह बनाकर ही गुजारा। मेरी आदत ही ऐसी थी कि सीधी बात पर अटक जाती तो पीछे न हटती। जो मेरे मुंह से निकल जाता उसे पूरा करने के लिए मैं भूख हड़ताल पर भी उतर आती और अभी भी मैंने यही किया था। शादी के बाद भी मेरी आदतें नहीं बदली थी। शहजाद के निकलने का वक्त हुआ तो वो परेशान हो गए। कहने लगे, रानी कुछ खा लो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। खाने से क्या नाराजगी है? मैंने हब्बी से मुंह फेरा तो वो मेरे पास आके बैठकर कहने लगी, देखो मैं वहाँ तुम्हें वक्त नहीं दे सकता, मुझे वहाँ कुछ लोगों से मिलना है। तुम होटल के बंद कमरे में क्या करोगे? मैंने कहा, मैं कुछ नहीं करूँ, लेकिन साथ जाओ, यहाँ नहीं रहो, साथ ही जाओ। मिलाकर वो मान गए और मुझे लेकर निकल गए। हमारे आगे मवेशियों का ट्रक और पीछे हमारी गाड़ी। लेकिन जब मेरी नजर गाड़ी से ट्रक में पड़ी तो मेरी हैरत की इंतहा न थी। मैंने हैरत से कहा, शहजाद ये क्या है? आपने तो कहा था कि आप अपने माल लेकर दूसरे शहर जा रहे हैं। शहजाद कहने लगे, हाँ। तो मैंने गलत क्या कहा था? ऐसा ही है। मेरी आंखें हैरत से फटी। मैंने चीखते हुए कहा, जी कैसा मजाक है? क्या ये फार्म के जानवर है? ये तो गधे हैं, इनका क्या काम है वहाँ? शहजाद कहने लगे, हाँ मेरे फार्म में गधों की ही फार्मिंग होती है, मैं गधों का ही ख्याल रखता हूँ और इन्हीं की सप्लाई करता हूँ। शहजाद की बात सुनकर मेरे होश ठिकाने आ गए। मैंने कहा, शहजाद गधा कोई खास चीज तो नहीं है जो इसे इस तरह सप्लाई करना पड़े, इनका ख्याल रखना पड़े। खुलेआम शहर में कितने नजर आते हैं। मेरी बात सुनकर वो हंसी और कहने लगे, वो पुरानी बात थी, अब तो गधा भी बहुत खास हो गया है, बल्कि खासुल खास, अब तो इसकी भी फार्मिंग होती है। खैबर पख्तूनख्वा में तो बड़े बीमार पुराने पैमाने पर इनकी फार्मिंग शुरू की जा चुकी है। ये तो चाइना तक भेजे जा रहे हैं, दूर दूर के ममालिक में भी। क्या तुम्हें इल्म नहीं है? इनकी बात सुनकर मेरी जान निकल गई और मुझे समझ आ गया कि फूफू का क्या कहना था, वो क्या कहना चाह रही थी। मेरा शौहर गधों की अफजाइश कर रहा था और बात वाकई मेरी इज्जत पर आ गई थी। मुझे ये सोचकर ही शर्मिंदगी हो रही थी कि अगर मेरी सहेलियों को पता चला कि मेरा शौहर क्या काम करता है तो मैं सबको क्या मुंह दिखाऊंगी। मेरा सर तो ये सारी बात सोचकर ही शर्म से झुक गया था। अब मुझे समझ आ रहा था कि शादी में आधे लोग मुंह छुपा छुपा कर क्यों हंस रहे थे और क्यों कुछ लोगों ने आकर मुझसे ये तक पूछा था कि तुम्हारा शौहर क्या करता है। इस वक्त मैंने लाइलमी का इजहार कर दिया था। जाहिर सी बात थी, मुझे तो इस बात का इल्म ही ना था, मगर अब जब पता चला था तो मुझे शर्म आ रही थी। मेरे शौहर कभी सारे जानवर छोड़कर गधे की फार्मिंग करने का ही शौक उठा था। क्या ही अजीब कारोबार था इनका। भला गधे किस काम के आने थे? यही बात मैंने जब शहजाद से पूछी तो वो कहने लगे, मुझे नहीं मालूम कि किस काम आते हैं और किस काम नहीं आते, बस मुझसे बहुत महंगे दामों खरीदे जाते हैं, इसलिए मैं इनको फार्म में पालना शुरू कर चुका हूँ। अच्छी खासी कमाई हो जाती है इनको सप्लाई करने से। मैंने हैरत से पूछा, शहजाद कौन बेवकूफ ये गधे खरीदता है? तो वो हंसकर कहने लगे, मुझसे तो शेखुपुरा के हकीम खरीदते हैं, इन्हीं को देने जा रहा हूँ। बड़े अच्छे दाम मिलते हैं, एक एक गधा 30-30 हजार में फरोख्त होता है, जबकि इनको पालना पोसना ज्यादा मुश्किल काम नहीं होता, बस थोड़ी सी तवज्जो चाहिए होती है और बस। शहजाद की बातों ने मुझे उलझा कर रख दिया था। कभी लगता कि वो झूठ कह रहे हैं तो कभी लगता वो सच कह रहे हैं, लेकिन ये कैसा सच था? हकीमों का गधों से क्या वास्ता था? ये बात तो मैं कभी भी सुन नहीं सकी थी। ये गधों की भी खरीदो फरोख्त होती है? मुझे तो गधे की आवाज ही से चिढ़ आती थी। कहाँ ये इन्हें पाला जाए, इनकी अफजाइश की जाए, इनका ख्याल रखा जाए। खैर हम शेखुपुरा पहुंच गए। मुझे शहजाद ने होटल में छोड़ा और खुद हकीमों के पास चले गए। शाम के वक्त वापस लौटे, तब तक मैं बहुत बेजार आ चुकी थी। मैंने कहा, तो इतना लंबा चले गए? वो कहने लगे, काम में वक्त तो लगता है, चलो मैं तुम्हें शहर घुमा लाऊं। हम दोनों शहर घूमने के लिए निकल गए। शेखुपुरा में कुछ खास जगह तो हमें पता नहीं थी, बस हम ऐसे ही जो कुछ नजर आता खरीद लेते थे। मैंने शहजाद से वापसी का पूछा तो वो कहने लगे कि हकीमों ने 3 दिन के बाद पेमेंट कर कहा है, अभी हम 3 दिन यही रहे, तीसरे दिन पेमेंट लेकर वापस चले जाएं, इसलिए हमें घूमने के लिए 3 दिन मिल गए हैं। तुम भी खुश हो जाओ, वक्त मिल गया है यहाँ रुकने का। मैंने कहा, देखिए अच्छा हुआ मैं साथ आ गई, आपके बगैर मैं इतने दिन कैसे रहती। दिन बड़ी तेजी से गुजर रहे थे और तीसरे दिन जब शहजाद पेमेंट लेने के लिए निकले तो मैंने कहा, मैं भी साथ चलती हूँ। वहीं से ही घर चले। मैं बहुत थक चुकी थी और वापस घर जाना चाहती थी। शहजाद को भी मेरी बात मुनासिब लगी तो वो भी मुझे साथ लेकर निकल गए। हम हकीम के दवाखाने पहुंचे तो वहाँ काफी रश था, लेकिन हैरत की बात ये थी कि सब मर्द, कोई खातून मुझे वहाँ नजर न आई। हालांकि अमूमन मर्दों की निस्बत औरतें इस जगह पर कम करती नजर आती हैं और मर्द वहाँ ऐसे लाइन लगाए हुए होते हैं जैसे कुछ मुफ्त बढ़ रहा हो। शहजाद तो सीधे ही अंदर चले गए। मुझसे रहा ना गया तो मैं भी इनके पीछे पीछे गाड़ी से उतरकर चल पड़ी। शहजाद हकीम के पास बैठे थे। मुझे देखकर गुस्से से कहने लगे, तुम क्यों आई हो? गाड़ी में बैठ जाओ जाकर। बस मैं आ रहा हूँ, इंतजार करो जाके। लेकिन हकीम ने मुझे देख लिया था। उसे जल्दी से कुर्सी आगे की और अपने पास काम करने वाले लड़के से कहा, भाभी के लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आओ। फिर शहजाद से कहने लगा, इतनी दूर से तुम पहली दफा भाभी के साथ यहाँ आई हो?
हमें बताते तो सही, हम कोई दावत ही कर देते। ये सुनकर शहज़ाद शर्मिंदा हो गए और कहने लगे, मैं तो काम के सिलसिले में आया था। बस ऐसे ही मेरी बीवी भी साथ आ गई। हकीम साहब ने मरीजों को कुछ देर के लिए बाहर ही रोक दिया था। मैंने हैरत से हकीम साहब से पूछा कि आप सिर्फ मर्दों का इलाज करते हैं, यहाँ कोई औरत नजर नहीं आ रही। हकीम साहब कहने लगे, मर्दों के इलाज में ही मुझे बहुत अच्छा खासा मुनाफा हो जाता है, और फिर जो दवा मैं बनाता हूँ वो खासकर मर्दों के लिए है, औरतों के लिए नहीं। इसलिए औरतों का यहाँ कोई काम नहीं, वो यहाँ का रुख नहीं करती। अलबत्ता इक्का दुक्का जो आ जाती हैं, मैं उन्हें दवा दे देता हूँ। अभी मैं और हकीम साहब बात ही कर रहे थे कि शहजाद का फोन बजने लगा। शायद दूसरे हकीम का फोन था। वो फोन उठाकर बाहर निकल गए और मुझे बैठने रहने का इशारा कर दिया। मैं भी कोल्ड ड्रिंक पकड़ कर बैठी थी। शहजाद के जाते ही मुझे मौका मिल गया और मैंने हकीम साहब से वो सवाल पूछ लिया जो मेरे दिल में मचल रहा था। मेरी बात सुनकर हकीम साहब मुस्कुराए और कहने लगे, वैसे तो ये राज की बात है, लेकिन अब तो आप शहजाद की बीवी हैं, इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ। और फिर हकीम साहब ने मुझे एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मुझे यकीन ही ना आया। मैंने कहा, ये कैसे होता? तो एक अब तक दुनिया में गधे नापैद हो चुके होते। मेरी बात पर हकीम साहब ने जोरदार कहका लगाया और कहने लगे, दरअसल ये बात पहले किसी को मालूम नहीं थी, और अब जब मालूम हुई है तो वो वक्त ज्यादा दूर नहीं है जब गधे वाकई नापैद हो जाएंगे। आप खास हैं तो कल को नापैद भी हो सकते हैं, लेकिन सारी बात ये है कि जैसे गधों का इस्तेमाल सबको पता है और उससे दवा बनाई जाती है, वही सिर्फ इसका इस्तेमाल कर सकता है। बाकी लोगों के लिए तो ये महज एक आम सा जानवर है, वो इससे कुछ खास फायदा नहीं उठा सकते। हकीम साहब धीरे धीरे मेरी तरफ झुके और कहने लगे, बेटी तुम कहो तो शहजाद को भी ये दवा दे दूं, तुम लोगों को भी काम आएगी। उनकी बात सुनकर मैं छींप सी गई और पीछे हटते हुए कहा कि नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है हकीम साहब। हकीम साहब खामोश हो गए और इतने में शहजाद वापस आ गए। कुछ देर हम बैठे और पैसे लेकर वापसी के लिए निकल पड़े थे। मैं खामोशी से थी, कोई बात वगैरह नहीं कर रही थी, सिर्फ हकीकत जानने के बाद किसी सोच में गुम हो गई थी। मुझे खामोश देखकर शहजाद कहने लगे, क्या हुआ है? हकीम साहब से ऐसी क्या बात हो गई? तुम्हारी जो बोलती ही बंद हो गई है तुम्हारी। मुझे बहुत ज्यादा बातें करने की आदत थी, मुझसे ज्यादा देर तक खामोश नहीं रहा जाता था, इसलिए मेरी खामोशी को शहजाद ने बहुत महसूस कर लिया था। मैंने शहजाद को बताया कि हकीम साहब गधों का क्या इस्तेमाल करते हैं। ये सुनकर वो कहने लगे, हाँ मुझे मालूम है, मैं बहुत पहले से ही जानता हूँ, लेकिन मैंने खुद तुम्हें नहीं बताया था। मुझे तुम्हें ये सब बताना मुनासिब नहीं लगा था, इसीलिए नहीं बताया था। लेकिन तुम भी हर बात की बाल की खाल ही उतारने बैठ जाती हो, जाने नहीं देती किसी भी बात को। हम वापस चले आए थे। आप मुझे शहजाद के काम से शर्मिंदगी नहीं हो रही थी। वो बहुत मेहनत से काम कर रहे थे और उन्हें इस काम के अच्छे खासे पैसे भी मिल रहे थे। हमारे घर में किसी तरह की तंगी नहीं थी और ना ही शहजाद की मोहब्बत में कोई कमी थी। तो फिर मैं भला बिला वजह बात पर झगड़ा कर देती? लोगों का तो काम ही है बातें बनाना, वो तो किसी को भी खुश नहीं देख सकते, इसीलिए जली कट्टी सुनाकर बदसन करने की कोशिश करते हैं। इसलिए मैं खामोश हो गई। लेकिन हमारी शादी को 1 साल गुजर गया और हमारी औलाद ना हुई, तो मेरी सास ने मुझे कहना शुरू कर दिया कि अब बच्चे के लिए किसी डॉक्टर को दिखा दो, बेहतर यही रहेगा, चेकअप करवाओ, पता तो चले आखिर मसला क्या है, औलाद क्यों नहीं हो रही। इधर से रिश्तेदारों के यहाँ भी जाना होता तो पहला सवाल भी औलाद के मुताल्लिक किया जाता और मैं खामोश हो जाया करती थी। मुझे खुद भी औलाद की कमी महसूस हो रही थी, इसीलिए मैंने डॉक्टर के पास का रुख किया। मैं जानती थी कि ये बात मेरे शौहर की मर्दानगी पर एक सर की तरह है कि मैं अपना नहीं बल्कि इसका इलाज करवाऊं। इसीलिए मैं भी खामोश हो गई। उनको मजबूर भी नहीं कर सकती थी, लेकिन औलाद की जरूरत किसे नहीं होती। मुझे भी औलाद की बहुत ख्वाहिश हो रही थी। फिर लोगों के मुंह भी तो बंद करने थे। और फिर इत्तेफाक ऐसा हुआ कि एक दफा फिर मेरे शौहर शेखपुर हकीम के पास जाने लगे। मैं भी जिद करके इनके साथ गई क्योंकि मुझे इस हकीम से मिलना था जिसने मुझे खुद ही ऑफर की थी। आज मेरे शौहर के लिए मुझे इस दवा की जरूरत पड़ गई थी। सिर्फ यही एक हल बचा था मेरे पास, लेकिन बात ये मैं शहजाद को बताना नहीं चाहती थी। शायद वो ये बात हकीम साहब या किसी और के सामने करना नहीं चाहते थे। इसीलिए जब शहजाद एक दफा भी पेमेंट लेने के लिए गए तो मैं इनके साथ पहुंच गई। हकीम तो मुझे देखते ही पहचान गया था। उसने बड़ी इज्जत से मुझे बिठाया, हाल अहवाल दरियाफ्त किया और बातों बातों में लग गया। मुझे इंतजार था कि कब मेरा शौहर यहाँ से वहाँ होता और मैं हकीम से दवा की बात करती। शौहर के सामने तो बात करना मुश्किल सा था। दरअसल वो हकीम ऐसे मर्दों के लिए दवा बनाता था जो किसी न किसी जिस्मानी कमजोरी का शिकार होते थे और इसी कमी की वजह से बाप नहीं बन सकते थे। मेरे शौहर को मर्दाना बीमारी नहीं थी, लेकिन उनके अंदर कुछ प्रोटीन्स की कमी थी जिसकी वजह से उनके स्पर्म्स की ताकत में काफी कमी आ गई थी और उसे दूर करने के लिए उन्हें दवा की जरूरत थी। लेकिन उनकी मर्दानगी उन्हें इस बात की इजाजत नहीं दे रही थी कि वो मेरे साथ किसी डॉक्टर के पास जाते और लोगों को ये बात पता चलती। जाहिर है ये बात इतनी जाहिर करने वाली थी ही नहीं। काफी देर हो गई थी। शहजाद ने पेमेंट भी ले ली थी, लेकिन कोई मौका ऐसा नहीं मिला था कि मैं हकीम साहब से बात करती और दवा लेती। और फिर मैंने बड़ी मुश्किल से हकीम साहब को इशारे में समझाया कि मैं क्या चाहती हूँ। उन्होंने खुद शहजाद से कहा कि तुमने जो माल भिजवाया है उसमें से कुछ मसला लग रहा है, तुम जाकर चेक कर लो। शायद 1-2 गधे बीमार हैं, कहीं इनकी वजह से दूसरे गधे भी बीमार ना हो जाए। तसल्ली कर लो जाकर एक बार, ताकि बाद में मसला न बने। ये सुनते ही शहजाद फौरन घबरा उठे और कहने लगे, ये तो बड़ी मसले वाली बात हो जाएगी, मैं पहले ही देख कर आता हूँ। वो अपने कारोबार को लेकर मुहतात ही थी। फौरन से उठकर सारा ध्यान सप्लाई के काम को चेक करने पर लगा दिया। उनके जाते ही मैंने हकीम साहब से कहा कि मुझे दवा की जरूरत है, लेकिन अपने भाई के लिए, जो भी मेरे शौहर का मसला था। मैंने हकीम साहब को बताया, लेकिन अपने भाई के नाम पर, ताकि मेरे शौहर की इज्जत में फर्क न आए और उनसे दवा इलाज भी मुमकिन हो जाए। हकीम साहब ने हंसते हुए एक दवा का पैकेट मेरी तरफ बढ़ाया, कहने लगे, ये दवा 50,000 रुपए की है। वैसे तो मैं ये लाखों में फरोख्त करता हूँ, लेकिन तुम शहजाद की बीवी हो, इसीलिए मैं तुम्हें ये दवा सस्ते में दे दूंगा। तुमसे कोई मुनाफा नहीं लूंगा। 50,000 का सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इतनी सी दवा की इतने ज्यादा पैसे? मैंने कहा, इतने पैसे तो मेरे पास अभी नहीं है। तो कहने लगे, कोई बात नहीं, जब तुम दोबारा आओगी तब ले आना। मुझे मालूम है कि तुम मेरे पैसे चुका दोगे और फिर अच्छा होगा कि तुम्हारे भाई को भी जब इस दवा से फर्क पड़ जाएगा तो वो बाप बन जाएगा। तब तो मुझे पैसे लाकर दे देना। तुम्हें खुद पता चल जाएगा इस दवा में कितना ताकत है। पैसों की फिक्र छोड़ दो, बाद में दे देना, उसकी परेशानी मत।
हकीम साहब की बात सुनकर मैं खुश हो गई और खामोशी से दवा लेकर वापस अपने शहर चली आई। वो छोटे-छोटे से कैप्सूल थे। मुझे वो शहज़ाद को हर रात दूध के साथ एक कैप्सूल खिलाना था। मैंने ही कहकर शहज़ाद को वो कैप्सूल खिलाने शुरू कर दिए कि ये ताकत के कैप्सूल हैं और मैं डॉक्टर से लिखवा कर लाई। उन्होंने कोई एतराज़ न किया क्योंकि कहीं न कहीं वो भी बच्चे की ख्वाहिश रखते थे। कैप्सूल खाते हुए दूसरा ही महीना था कि मैं हामिला हो गई। ये सुनते ही सारे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। हर कोई बहुत खुश था। मेरी सास भी अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। मेरी माँ की खुशी देखने लायक थी। वो कहने लगी, मेरी बेटी तेरी किस्मत बहुत अच्छी है कि तुझे इतना अच्छा शौहर और ससुराल मिला है। अब तू माँ बन जाएगी तो इस घर में तेरे कदम और मजबूत हो जाएंगे। तू तो राज करेगी सारी जिंदगी यहाँ पर। देखते ही देखते 9 महीने गुजर गए और मैंने एक सेहतमंद बच्चे को जन्म दिया। मैं दिल ही दिल में हकीम साहब की शुक्रगुजार थी जिन्हें अब तक मैंने पैसे अदा भी नहीं किए थे। मैं अपनी गोद में औलाद भी लिए बैठी थी। कुछ वक्त गुजरा, मेरे शौहर फिर शेखपुरा जाने लगे तो इस दफा मैं भी इनके साथ चल पड़ी और 50,000 रुपए भी रखे। इतने पैसे मेरे पास आराम से बचे क्योंकि मेरे शौहर मुझे रोजाना का खर्चा दिया करते थे। मैं इन्हीं पैसों में से रकम बचा लिया करती थी। अब की बार बच्चे का सुनकर हकीम साहब ने खुद मुझे मिलने के लिए बुलाया। मैं इनके पास गई और खामोशी से इनके पैसे इनके हवाले किए। काफी देर में इनसे बातें करती रही और पूरे पूछा कि आप इन गधों से किस तरह दवाई तैयार करते हैं जो इतनी बड़ी परेशानी खत्म हो जाती है। वरना डॉक्टर 1000 तरह के टेस्ट करवाते हैं, कई तरह की दवाइयां ट्राई करते हैं, तब भी चाकरा पता नहीं होता। हकीम साहब ने बताया कि गधे की खाल में एक बहुत अहम किस्म का प्रोटीन पाया जाता है जिसे एग्रीव कहते हैं। ये प्रोटीन इतना ताकतवर होता है कि बहुत सी ऐसी इंसानी बीमारियों को खत्म कर देता है। मेरे पास कोई भी मरीज आए तो मैं ये एग्रीव से ही भरा कैप्सूल से जरूर देता हूँ। इस कैप्सूल को बनाने के पीछे काफी लागत आती है और फिर गधे भी खरीदने पड़ते हैं। बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है। गधे की खाल से मिलने वाला ये प्रोटीन ऐसी ऐसी बीमारियों को खत्म करता है कि अगर लोगों को पता चल जाए तो वो गधों को घर में पालना शुरू कर दें। इससे न सिर्फ मर्दाना कमजोरी का खात्मा होता है बल्कि जल्द और खाल की भी बहुत सी बीमारियां फौरन खत्म हो जाती हैं। इंसान अपनी उम्र से ज्यादा जवान हो जाता है और उसके अंदर ताकत भी आ जाती है। बिल्कुल इसी तरह गधी का दूध पिलाने से सांस की नाली खुलती है और सांस के मरीजों को बहुत आसानी होती है। लेकिन हम पाकिस्तानी लोगों ने ऐसे सारे देसी टोटके और देसी काम छोड़कर अंग्रेजों की दवाइयों को अपना लिया है, जबकि अंग्रेज अब हमारे देसी टोटकों को इस्तेमाल करते हैं। चाइना खुद पाकिस्तान से गधों को खरीद कर उनके जरिए अपनी बहुत बड़ी इंडस्ट्री चला रहा है जिसमें वो न सिर्फ गधों की खाल से प्रोटीन हासिल करके दवाइयां तैयार करता है बल्कि कॉस्मेटिक भी बनाता है और गधे के गोश्त से मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज करता है और गधी के दूध से भी सांस के मरीजों को वहाँ बहुत मौसर तौर पर इलाज किया जाता है। लेकिन हम अपने मुल्क में गधे जैसे जानवर के इतने ज्यादा मिकदार में होने के बावजूद भी उसके फायदों से महरूम हैं। हकीम साहब की बातें सुनकर मैं हैरान रह गई थी। वाकई अल्लाह ताला ने किसी भी चीज़ को बेमकसद पैदा नहीं किया था। जहाँ गधा सवारी के काम आता था वहीं उसके जिस्म के अंदर इतनी खूबियां और अफादियत मौजूद थी कि अगर इंसान को पता चल जाए तो वो वाकई इसका इस्तेमाल शुरू कर दे। काफ़ी देर हकीम साहब के साथ गुजार कर जब मैं वापस लौटी तो मेरा दिल मुतमईन था। मेरा शौहर एक अच्छा काम कर रहा था। पहले मुझे इसके इस काम पर शर्मिंदगी होती थी लेकिन अब मेरा ख्याल था कि इसके इस काम की वजह से बहुत से बीमार लोगों को शिफा भी मिल रही थी। आज मेरा बेटा मेरी गोद में है। मैं एक खुशहाल जिंदगी गुजार रही हूँ। मेरा शौहर अब भी गधे का फार्म चला रहा है। वही हमारी कमाई का जरिया है और मुझे अब अपने शौहर के काम पर कोई शर्मिंदगी नहीं है बल्कि खुशी होती है कि काम तो खिदमत खल्क जैसा है। बहुत से लोगों की जिंदगियों